Good morning, everyone. Welcome back to Chemistry Winner. So, as we are doing the JEE Mains 2024 question paper, so adding one more question paper to that list. So today we are going to solve JEE Mains 2024 1st January morning shift paper. So let us start the paper. Which of the following reaction are disproportionation reactions? आपको पता करना है कि कौन सा reaction disproportionation reaction है. Disproportionation reaction कौन देता है? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन हो मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉपर की मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 0, मैक्सिमम होती है +2, मतलब A तो है. अब ट्रिक लगा लो, कॉन्सेप्ट लगा लो, पहले हम चेक ही कर लेते हैं. यहाँ पे 4 2 8 -2 +6, यहाँ पे आ गई 4 2 8 -1 +7 2 2 4, मतलब B भी है. चेक कर लेते हैं ऑप्शंस. चलो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो. 4 2 8 +7, यहाँ पे आ गया +6, यहाँ पे आ गया +4. 7 से 6 गया, 7 से 4 गया, मतलब C नहीं है. इन बिटवीन होना चाहिए. 2 2 4 4 2 8 8 -1 मतलब +7, यहाँ पे है +2, ये आ गया +4. ओके, ये भी नहीं है, मतलब जो हमारा आंसर है दैट इज ओनली A एंड B. सो A शुड बी माय राइट आंसर, विच इज राइट आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन था, NCERT लेवल क्वेश्चन है, वहां पे मेंशन होगी इक्वेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. तो हमेशा याद रखना, बच्चों का क्वेश्चन यही आता है कि सर हाउ, कैसे पता करें कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है. तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा ही देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. ये क्वेश्चन यहां चौथी बारी रिपीट हुआ है. ये क्वेश्चन 2 बारी नीट में आ चुका है, एक बारी JEE एडवांस में आ चुका है और एक बारी 2025 में आ चुका है. सो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि वर्क डन 0. वर्क डन 0 मतलब अब एडियाबैटिक है तो Q भी 0. अगर आपका हीट 0 है तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा? दैट मींस डेल्टा T इज आल्सो इक्वल टू 0. भाई या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कॉन्सेप्ट के, या फिर 5वीं बारी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है. सो ऑप्शन A should be my right answer, which is correct answer. Next question, question number 3. Identify A and B in the following sequence of reaction. Reaction में A and B को आपको ढूंढना है. क्लोरीनेशन हो रही है HNU A. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये तो सही है लेकिन आपको यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल सकता, यहां से आपको एल्डिहाइड जरूर मिल सकता है. ये ट्रिक है इसकी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए 3 Cl लगाने पड़ेंगे. अगर अब C तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आया हमें नहीं पता, ऐसे थोड़ी आ सकता है ऑक्सीजन. एंड ऑप्शन नंबर जो D है, D भी आपका सही हो सकता है, लेकिन CH2Cl आपको क्या देगा? ये चीज आपको देगी CH2OH, और इन्होंने क्या दे रखा है? CH2. ठीक है. अब दिक्कत पता क्या है, ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे इन्होंने, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, विच इज आल्सो राइट आंसर. यहां पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि एक्सेस में है या फिर क्या है, 1 मोल दे दिया. अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि 1 मोल है तो हम इसमें 2 मोल Cl2 क्यों ऐड करें? क्योंकि भाई आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं कोई भी. जो आपका राइट ऑप्शन मैच करेगा वो किसके साथ करेगा? 2 मोल के साथ ही करेगा. अगर 1 मोल होता तो जो आपका B है वो किसी ना किसी ऑप्शन में अल्कोहल होना चाहिए था, जो कि गिवन नहीं है. तो मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली या तो आपको एल्डिहाइड दे रखा है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है. कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा नहीं क्योंकि 3 मोल चाहिए उसके लिए, एल्डिहाइड गिवन है हमारे पास. तो इसलिए इसका जो हमने सही आंसर पिक किया वो B किया. थोड़ा सा आपको सोचना है, कॉमन सेंस है, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो आया B. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक? किसको नहीं पता बता. डी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर है, NCERT लाइन है, वहीं पे वहां पे एग्जांपल भी हो सकती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था. होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक आपको पता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन जल्डाहल मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉपर सल्फेट एक्ट है. अब जो जल्डाहल मेथड है वहां पे ना तो ऑक्सीडेशन होती है, ना रिडक्शन होती है, ना हाइड्रोलिसिस होता है. और अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन है कि कॉपर सल्फेट एज
कैटालिस्ट हम यूज करते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये चीज जो है वो मेंशन है। इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फ्थलीन कैन एक्ट एज इंडिकेटर, ट्रू है, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट जो है वो एसिडिक होता है और ये बेस होता है, आपका हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये चीज मेंशन है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू मानी जाती हैं। जिनको नहीं पता वो पहली स्टेटमेंट लिख सकता है, अपने नोट्स में नोट कर सकता है। सो ए इज आवर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In case of isoelectronic species of size of F negative, Ne and Na positive, ओके, साइज किससे इफेक्ट करता है? साइज को इफेक्ट कौन करता है? या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से कम इफेक्ट होता है, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? न्यूक्लियर चार्ज का। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो सीधे सीधे आपने सोचा और आपको आंसर मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू आयनिक रिएक्शन पूछा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, कार्बन में आयन बनने का मतलब एक कैटायन बना दो, एक एनायन बना दो। कैसे टूटेगा भाई? होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक? मतलब इट शुड बी हेटेरोलिटिक, तो ए बी तो सही हो गया। होमोलिटिक जो है वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है फ्री रेडिकल। अब क्या इसको कैटायन एनायन माना जाता है? इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, मतलब ए नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं है, प्राइमरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी नहीं है, ओनली बी है अगर आंसर होगा तो आपको सोचना उसी। हाँ देखो बी ऑप्शन शुड बी माय राइट आंसर, व्हिच इज माय राइट आंसर। तो कैटायन का आयन का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे एनटीए ने आपको ये नहीं बोला कि हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन हो रही है, उन्होंने मोल्ड कर दिया कि जो आपकी डिसोसिएशन है वो कैटायन और एनायन के फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में है। सो क्वेश्चन नंबर 9, which of the following compound will be easily attacked by an electrophile? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मतलब क्या होता है कि किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को अटैक करना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देना चाहिए। अब जो Cl है इसका माइनस m जो है वो ज्यादा होता है प्लस m से, तो A मेरा आंसर नहीं है। एक सीरीज बनाई थी हमने प्लस m माइनस m वाली, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। A मेरा आंसर नहीं है। B हो सकता है, OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इसका फिनॉक्साइड स्टेबल होता है। C बेंजीन तो है ही नहीं। D CH3 प्लस I देगा, लेकिन जो फिनॉक्साइड है वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा प्लस M। बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? प्लस I की प्लस M। सो दैट मींस हमारा जो आंसर है वो B आना चाहिए। B हमारा सही आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of NiH2O 6 2 positive is green in color, okay, and CN4 is colorless। अगर आप देखो तो निकल जो होता है वो होता है 28 मतलब 4s2 3d8। अगर मैं निकल +2 बनाऊं तो ये क्या बनेगा? 3d8। अब अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है? वीक फील्ड, मतलब नो पेयरिंग, sp3 हाइब्रिडेशन। दैट मींस वहां पे dt ट्रांजिशन होगी तो ग्रीन कलर आएगा। स्टेटमेंट 1 is true। NiCN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इधर आ जाएगा, तो इसकी आ जाएगी DsP2, ये बन जाएगा sp, मतलब ये भी ट्रू है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे ट्रू होने चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have 3 aqueous solutions of NaCl labeled as ABC 0.1 0.01 0.001। the value of Van't factor for these solution will be in the order। अब अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KFM, सही है। इसका मतलब डेल्टा TF अपॉन I इज इक्वल टू KFM, दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। इनवर्स का मतलब क्या हो गया
कि ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, दैट मीन्स बी इज माई राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली सोच रहे होंगे, तो आपको इसको डिराइव कर लेना, थोड़ा सा आंसर आपका आ जाएगा। ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, सीधा सीधा लगाओ और सही आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वैल्यूज इन्होंने दे रखी हैं जो कि हमें याद नहीं करनी है, अगर आप डायरेक्टली निकालते तो आपका तब भी हो जाता था। NH2 group in aniline is ortho and para-directing and a powerful activating group, एकदम सही है, होता है ये, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है बेंजीन के साथ, ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिटलक्राफ्ट रिएक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, व्हिच इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो आसान पेपर है, अभी तक कुछ ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। According to the wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot represent most appropriate relationship between wavelength of electron and momentum of p? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा होता है that is inversely proportional to p। अब ये जो प्लॉट है ये हमारा सही हो सकता था, लेकिन लैम्डा और 1 by p है, तो यहाँ पे p होना चाहिए, 1 by p नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, आपका इनवर्स है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पहली बार में एलिमिनेट हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स है, तो ऐसे आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन देखने से ही। बचा आपके पास ए और डी। अब जो डी है वो लैम्डा एंड पी का सही ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब डी शुड बी अवर आंसर, व्हिच इज अवर राइट आंसर। तो आपने क्वेश्चन देखा, बी और सी एलिमिनेट कर दिया, बचा ए और डी। ए और डी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है केमिस्ट्री, मुश्किल नहीं आता। आगे, pH3 has lower boiling point than ammonia, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन क्योंकि अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसका ज्यादा होता है, तो स्टेटमेंट assertion is true. In liquid state, ammonia molecules are associated through van der Waals force, but pH3 are associated through hydrogen bonding, जो कि false statement है। उल्टा कर दिया, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, pH3 van der Waals बनाता है, तो मतलब हमारा assertion तो ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो कितने टाइम का क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए क्या है, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो सही बनते जाएंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides and main product AgCN forms isocyanide। अगर आप एनसीईआरटी का SN1 SN2 का टेबल देखो, एकदम सही चीज गिवन है, वहां पे लिखा हुआ है कि एक आपकी कोवलेंट होता है, एक आयनिक होता है, इसलिए प्रोडक्ट आपका चेंज होता है। KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स, आपको अभी बताया। KCN इज आयनिक बट AgCN इज कोवलेंट, इसलिए वो आइसोसाइनो देता है। सो मतलब हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है, मतलब ए। देखो बच्चों कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, एनसीईआरटी पढ़ना है और आपको आंसर टिक करने हैं, सही स्कोर मिलता रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंप्लीट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज द सीक्वेंस ATGC TTCA। अब अगर आपको ध्यान, बस एक चीज याद रखनी है, आपको पूरा नहीं देखना, ए की बॉन्डिंग टी से होती है। यहाँ पे पहला लेटर क्या है हमारे पास, एडेनिन, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, CTAG। आप लोग बताओ आंसर क्या होना चाहिए, बिना बाकी सभी याद किए, बायोमोलिक्यूल्स है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर टी वाले दो अलग होते तो हम उसको देखते फिर बॉन्डिंग करके, लेकिन अब पहला लेटर ए है, इधर टी है, तो ऑप्शन बी ही मेरा राइट आंसर है, मुझे बाकी मैच ही नहीं करना है। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा सा कंसेप्ट, आपका आंसर सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या है, 17 होगा मेरे हिसाब से। यस, in acidic medium K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction Cr2O7 XYZ। A आपको निकालना है, ये तो इक्वेशन स्मार्ट बोर्ड पे सॉल्व होगी। चलो करते हैं जरा इसको। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, ओके कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, Cr2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स।
आ गया आंसर। अब देखो किसको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, XH प्लस वाई इलेक्ट्रॉन, XH प्लस मतलब X 14 है Y 6 है, X मेरा 14 है Y 6 है। करते हैं इसको टेक, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। राइट आंसर बताओ, कितना टाइम का क्वेश्चन था, बहुत बारी ये क्वेश्चन बैलेंस की हुई है हमने, आराम से आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो बेंजीन एंड एनिलीन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अमाइनो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2, एक कॉमन नेम है एक आइयूपैक नेम है, आपको बताना चाहिए, आसान चीज है। अमाइनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट कंपाउंड, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखो एनसीईआरटी लाइंस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको जेई लेवल सोचना है, सीईटी लेवल सोचना है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट, लिस्ट को मैच करना है भाई, मैच लिस्ट बना। ओके ये एस्टर है, एस्टर से बना एल्डिहाइड, तो ये जो काम करता है वो डाइवाल एच करता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आपको बता रखा है कि एस्टर की रिडक्शन डाइवाल एच करता है, मतलब ए का आएगा 4 और अगर आप सी देखो सी का 1 आएगा। ग्रिग्नर रिएजेंट एंड वाटर ने क्या दे दिया, एल्कोहल दे दिया एल्डिहाइड से। A4C1, A4C1 और इसका B का 2 आएगा, क्यों, सिर्फ कीटोन की रिडक्शन हो रही है, एस्टर की नहीं हो रही है। नेमिंग रिएक्शन है, इनडायरेक्ट वे में दिए हुए हैं कुछ नहीं। तो A4C1 A4C1 ऑप्शन नंबर सी आई गेस, विच इज राइट आंसर। देखो नेमिंग रिएक्शन मैंने अपने बच्चों को दे रखे हैं 50 नेमिंग रिएक्शन, 60 नेमिंग रिएक्शन। अब अगर उन्होंने याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल LiF K2 N2SO2 एंड ClF3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, तो मतलब तुम्हारा बी और सी तो पहले ही खत्म हो गए। अब अगर आप कंपेयर करोगे ए और डी को तो आपको SO2 ClF3 दोनों को ही आपस में कंपेयर करके लिखना है। अब जो ClF3 है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब हो गया कि इसका कोवेलेंट का कैरेक्टर कम है, क्योंकि I2Cl2F2 these are called halogen compound, so reactivity of interhalogen compound is more in comparison to halogen compound, so that's why ClF3 ज्यादा आएगा, SO2 कम आएगा। So option number A should be my right answer. Yes. So 20 questions solved so far. Next question. The number of white colored salts among the following is। अब white colored salt के लिए एक चीज ध्यान रखना, लिख लेना, मैक्सिमम सल्फेट कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, कलरलेस आएगा। मैग्नीशियम आपका किस में आता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में कलरलेस होता है, हल्का सा कलर होता है लेकिन मैक्सिमम ये सारे कलरलेस होते हैं। देन वी हैव दिस इज नॉट, दिस इज MnOH ट्वाइस जो होता है ये होता है लाइट येलो। लाइट येलो जो है वो व्हाइट के आसपास आता है लेकिन इसको भी कलरलेस माना जाता है। PbSO4 क्योंकि सल्फेट है, कलरलेस, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, तो 1 2 3 और 1 4 और भी है क्या इसमें ऑप्शन। PbI2 तो येलो होता है, और Ca कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स भी सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इसका मतलब एक ऊपर आया था, 2 3 4 5 5 आना चाहिए आंसर। ये येलो होता है, AgBr येलो होता है, PbCrO4 हल्का सा पिंकिश कलर में आता है ये। तो याद रखना मैक्सिमम सल्फेट सॉल्ट्स आर कलरलेस and group 1 and group 2 they have colorless, so our answer should be 5। 5 ही आया किनके, yes 5 is our right answer। Next question,
द टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है ये तो डीएक्टिवेटिंग है, एस्टर को डीएक्टिवेटिंग ही माना जाता है। यहाँ पे जो है वो आपका अमाइड है, अमाइड एक्टिवेटिंग है। याद करो प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप में कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं तो एसिटाइलेशन होती है वहां पे, एसिटाइलेशन। ये तो एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेट है क्योंकि इसका प्लस एम ज्यादा होता है, प्लस एम ज्यादा होता है। ये आपका आ गया उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप वाला है, यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे माइनस एम है, तो आपका आंसर जो है वो 2 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। हाँ 2 ही है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है माइनस एम और माइनस एम, ये प्लस एम वाला आ गया। अमाइड बन गया ना, अमाइड तो प्लस एम ही देता है। द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल एट 298 केल्विन इज ओके। अब डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये आया आपका नॉन एस्टिकेशन से, तो E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस रेज टू पावर 2। ये 1 मोल रहा है, ये 2 है, तो मतलब ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06 बाई 2 0.03 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 रेज टू पावर 2, मतलब E इज इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू 0.3 लॉग 2 0.3 होता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 0.009, राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.01 इंटू 10 पावर 2, मतलब मेरा आंसर 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। One should be my answer, which is my right answer. So 1 is my correct answer. Next question. देखो आसान क्वेश्चन था, नॉन एस्टिकेशन बस अप्लाई करनी थी आपको। Among the following oxides of p block elements, number of oxides having amphoteric nature. अब disproportionation reaction और amphoteric nature सेम है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है वो आपका एम्फोटेरिक बनेगा, साथ ही वो देगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट्स जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 2 14 by 2 प्लस 7, ये तो न्यूट्रल होता है, इसको निकाल दो। 2 2 4 प्लस 4, ये आएगा प्लस 1 आई गेस। 2x इक्वल टू माइनस 2, हाँ ये आएगा प्लस 2, ये आएगा 3 2 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 4। अब इसमें अगर हम बात करें 1 2 3, क्या कोई और भी है जो आपको लग रहा है कि ये देगा आपको? तो मेरा जो आंसर है वो 3 ही आना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट इन तीनों में ही जो है वो इन बिटवीन है। दैट इज माय राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. Consider the following reaction: 3 PbCl2 plus 2 NH3 3 PO4 Pb3 PO4 6 NH4. 72 millimoles of PbCl2 is mixed with 50 millimole of NH4 thrice pure than the amount of Pb3 PO4. देखो ये क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल लगेगा कि ये क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत कुछ है। आपको बस इतना समझो कि आपको PbCl2 से Pb3PO4 ट्वाइस निकालना है, कितना बनेगा, इतना क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बहुत कुछ गिवन रहता है। तो ऐसा करते हैं, इस रिएक्शन में LR निकाल लेते हैं। PbCl2 72/3 कितना बनेगा 24, इसके है 50 मिलीमोल, 50/2 कितना बनेगा 25। तो इसका मतलब PbCl2 हमारा क्या है LR। अब जितनी क्वांटिटी LR की होती है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। अब इसका 3 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका मतलब 3 मोल ने कितना दिया 1 मोल दिया, तो 72 मोल्स कितना देंगे x देंगे, तो x इज इक्वल टू 72/3 कितना आया बच्चों 24। बस इतना सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे वो बोलते हैं कि सर हमने टाइट्रेशन नहीं किया, ये पी ब्लॉक से आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था LR, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है ये। अगर आपको LR आता था तो आपका आंसर सही आता। अभी चेक कर लेते हैं 24 आएगा कि नहीं आएगा। 24 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप sp3d, मतलब 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है BrF5, ये आपका, यहाँ पे भी 5 बॉन्ड पेयर हैं, ये नहीं बनेगा, ये 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मेरे पास तो भाई 3 ही आ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके काउंट करके देख लेना। यहाँ पे तो मतलब ये स्ट्रक्चर्स आपको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जानी चाहिए इसमें कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, या फिर आप इनको निकाल भी सकते हो। तो आंसर जो है वो 3 आना चाहिए। मैं उसी हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं कि यस करेक्ट आंसर, आपका टाइम कम से कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड A2B इज -2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सो ऑक्सीजन स्टेट इज -2, अब -2 ऑक्सीजन स्टेट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे वैलेंस है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या है, 6 है, विच इज राइट आंसर। तो आपको AB को कन्वर्ट कर लेना है जो आपका पीरियोडिक टेबल है उस हिसाब से, अगर कुछ ऐसा आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, K for CH3COH is 1.8 and Kb ammonium hydroxide, this the pH of ammonium acetate solution is। देखो एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, तो इट इज द साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस। अब इसका जो पीएच होता है दैट इज इक्वल टू हाफ पी के 14 ले लेते हैं, हाफ 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी। अब ये बन जाएगा पीएच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 प्लस जो आपका पी के ए है ये बन जाएगा log ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और पी के बी दोनों की वैल्यू सेम है। सेम होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा log ऑफ, मैं रेड कलर लेता हूं ताकि दिख जाए, log ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 माइनस log ऑफ 10⁻⁻5 इंटू 1.8। अब आप खुद देखिए कि क्या कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गए, आपके पास बचा क्या, pH इज इक्वल टू हाफ 14 दैट इज इक्वल टू 7 शुड बी माय आंसर। अगर आप लॉजिकली जाओ तब भी वीक एसिड वीक बेस है तो pH अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास ही आता है, राउंड ऑफ करके आप 7.1 7.2 आता है और उधर से 6.8 6.9 आता है, राउंड ऑफ करोगे तो 7 ही मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों आप यूज कर सकते थे, बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेरा आंसर जो है दैट शुड बी 7। चेक कर लेते हैं, यस 7 इज आवर राइट आंसर, वही चीज है बस, साल्ट हाइड्रोलिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर 2-chlorobutan, बहुत आसान क्वेश्चन, 1 2 3 4, यहाँ पे है क्लोरीन, बताओ कितने बनेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो एक डी बनेगा एक एल बनेगा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन गए मेरे पास, 2 बन गए, which is our right answer. So last question, the ratio of 14C upon 12C in a piece of wood is 1/8 part of atmosphere. If half life of C is this much, then the age of wood sample is this year. अब ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम इसका पोर्शन फिजिक्स में से मिक्स हो गया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिजिक्स में है शायद ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मेंशन है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आपको फॉर्मूला लगाना है। अच्छा स्मार्ट बोर्ड भी कर लेते हैं, कितना है 5730। देखो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, एक फॉर्मूला होता है लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 14C अपॉन 12C ऑफ एटमोस्फेयर अपॉन ln 14C अपॉन 12C ऑफ वुड इज इक्वल टू दिस मच। सो लैम्डा टी की वैल्यू 1/8 गिवन है, 1/8 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/8। तो अगर मैं ले लूं ln 8 इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो ये बन जाएगा 2 ln 3। सो t/2 इज इक्वल टू ln 3
नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा, यहां से टी हाफ कितना गिवन है इसका? टी हाफ मेरा गिवन है 5730। अब अगर यहां से देखोगे तो ln 8 है, 1/8 का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा 3 टाइम्स टी हाफ है, हाफ गया, 1/4 गया, 1/8 गया, तो इट इज इक्वल टू 3 टी हाफ। तो यहाँ इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सीधा सीधा हो जाएगा। तो 3 टी हाफ इज इक्वल टू 5730 इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू 5730, 5733 9 21 17190, 17190 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि 3 टी हाफ है, तो दैट इज इक्वल टू 5730, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 17190। लेकिन आप, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व किया तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। हाँ, वही आया आंसर, यस, राइट आंसर। सो बच्चों, ये था हमारा 1 फरवरी 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियो ऑफ 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।